हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स पान दुर्लभपुर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं एक बढ़िया सा, बहुत बेहतरीन, सुंदर सा, धमाकेदार। आज लाए हैं आप लोगों के बीच घनमूल गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करें। आप लोगों के बीच हम प्रतिदिन कुछ नए नए ट्रिक्स लेकर आते हैं। चलिए, गुणनखंड विधि से घनमूल बनाने का जो ट्रिक है वो तो बाद में बतलाएंगे। पहले कुछ टिप्स है जो थोड़ा सा समझना बहुत ही ज़रूरत है। आजकल के जो युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन जो है ना समय को ख़त्म कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ में समय को जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो समय को बर्बाद ना करें, उनके लिए कुछ जो है मेरा विचार है। समझे, एक कहानी है कि किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो आज कल परसों के दिन दे करके मैंने आज पढ़ते हैं तो कल पढ़ते हैं तो परसों पढ़ते हैं, इस प्रकार जो है वह अपना समय को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में उनका जो है पढ़ाई लिखाई वो स्टॉप हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वह फिर अपना पढ़ाई से जो जी होता है, जी लगाना, मन लगाना, वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप ही की तरह कोई बच्चा था जो कहता था कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे। कल की बारी आती थी तो बोलता था कल नहीं, परसों शुरू करेंगे। इस प्रकार से जो बच्चे हैं आज बिहान के चक्कर में जो है पूरा साल, महीना, वर्ष ख़त्म कर लेते हैं और कुछ भी वह कर नहीं पाते हैं। वैसे बच्चों के लिए हम संकेत देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं कि वैसा ना करें। क्योंकि एक बच्चा था उससे भी यही सवाल किया जाता था, तो आज का कल, कल का परसों, परसों का 2 दिन बाद, सोमवार, महीना 1 तारीख का 2 तारीख करते हुए जो है वह समय अपना व्यर्थ कर लिया और उसका समय इस प्रकार वह कटता चला गया। इस तरीके से उसका जो है शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही एक विद्यार्थी था तो उसके परिवार वाले जो थे, जैसे उसकी माँ थी, बहुत परेशान हो गई थी कि बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। तो बोला था कि हाँ मम्मी, कल से पढ़ लूँगा। फिर जब कल होता था, जब पूछा जाता था बेटा तुम तो आज के बारे में बोला था, आज से जाओ पढ़ो, स्कूल जाओ पढ़ो, तो नहीं माँ आज रहने दो, कल से पढ़ लेते हैं। तो कल कल के चक्कर में जो है ना माँ बहुत ही माने वो क्या कहते हैं उसको, तंग आ गई थी। माँ परेशान हो गई। माँ को चिंता सताई जा रही थी कि बेटा पढ़ नहीं रहा है, आजकल के चक्कर में वह बहुत समय काट लिया और उसकी पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पा रही है। इस प्रकार क्या करें, माँ करो से क्या करें। तो माँ बहुत तेज थी, माँ बहुत समझदार थी। माँ ने एक योजना बनाई कि उसके लिए खीर का प्रबंध किया, माने खीर बनाने की योजना बनाई कि चलो कल बेटा तुम्हें ना बहुत अच्छा सा एक खीर बना के दूंगी। तो माँ क्या की, वो खीर बनाई, एक कटोरा ली और कटोरा में उसको खीर परोसा। बेटा बहुत खुश हो गया। जब माँ खीर बना के दी उसे कटोरे में, तब बेटा जो है, जाहिर सी बात है कि कोई भी बेटा हो, खीर बने, पूरी बने या कोई बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन बनता है तो खाने के लिए उतावल होता है। तो जैसे ही बेटा खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, माँ कहती है कि बेटा आज ये रहने दो, कल अच्छा सा बना देंगे। फिर बेटा कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिर कल होकर जो है ना दूसरा थाली लगा, फिर दूसरा कटोरा लगा, उस कटोरे में भी खीर बनाई। माँ ने खीर बनाई और उसको भी खाने के लिए उसके सामने में रखा। बेटा खुश। फिर जैसे ही बेटा हाथ बढ़ाया खाने के लिए चम्मच से, माँ ने उसे भी फिर खींच लिया। कहा बेटा आज भर रहने दो, कल खा लेते हैं, कल बना दूंगी बहुत अच्छा स्वादिष्ट। कल भी बना और कल भी जो है बेटा खाने की उतावल था और तब कहती है माँ कि बेटा आज भर रुक जाओ, कल जो है ना बहुत सारा सा खीर बना दूंगी, आज किसी तरीके से तू मान जा, कल जो तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट
बहुत सारे मसाले रख करके खीर बनाऊंगी और तुम भर पेट खा लेना। तो बेटा किसी तरीके से तो माना, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ मनाना। मान गया, बेटा मान गया था। चौथे दिन जो है ना, माँ ने सचमुच में 4 प्लेट लाई, 4 कटोरे लाई, चारों कटोरे में खीर परोस दी, खीर परोस दी। और तब बेटा को कहा गया कि बेटा लो, 4 दिन की 4 प्लेट खीर है, ये तुम खाओ। बेटा तो खुश था, लेकिन खुद दुखी इस बात से था कि भाई 4 दिन इंतजार करा दे तुम खाने में। तो बेटा बहुत उताहुल हुआ। छोटा सा बच्चा तो उताहुल हो ही जाता है, कोई भी परिवार का छोटा बच्चा हो, कोई भी खाने के लिए चीज दीजिए वो बहुत उताहुल होकर खाता है। तो बेटा हड़बड़ दड़बड़ में 1 कटोरा खा गया। उसके बाद दूसरा कटोरा में हाथ लगाया तो वह आधा पर जाते जाते ही वह कहता है कि माँ इससे ज़्यादा अब खिलाए नहीं होगा। कहा बेटा खाओ, खीर तो है, 4 दिन का खीर हम 1 ही दिन बना के दिए कि मेरा बेटा खाएगा और खूब खुश हो जाएगा। तो बेटा किस तरीके से माँ की बात को मान लेता है और वहाँ ये भी खीर खा जाता है। उसके बाद बेटा कहता है कि माँ अब रहने दो, बहुत हो गया, अब नहीं जी कर रहा है। तो न कहता है, माँ कहती है नहीं बेटा, एक और भी कटोरा बचा हुआ है, उसको खाओ। तो बेटा बहुत ज़बरदस्ती से इसमें हाथ लगाता है और कुछ ही खाता है और कहता है कि माँ अब हमसे नहीं होगा, अब बंद कर दो, अब हमसे नहीं सहाय होता है, बहुत खा लिए। तो माँ कहती है कि बेटा तुम 4 दिन की जो खीर था उसको तुम 1 दिन में पूरा नहीं खा पाया, क्योंकि यह 4 दिन का था। तो 4 दिन का जो खीर है तुमने 2 कटोरा तो बहुत ज़बरदस्ती से खाया, तीसरा में थोड़ा सा हाथ लगाया और छोड़ दिया, ये अब बस करो, अब हमसे नहीं हो रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो प्रतिदिन का है। प्रतिदिन जो सबक मिलता है, टास्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, वो प्रतिदिन का होता है, जो आपको प्रतिदिन पढ़ना है। 4 दिन के बदला, 5 दिन के बदला, 1 महीने के बदला आप उसकी पढ़ाई को एक समय में खत्म नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे गांव समाज के बच्चे हैं जो यही सोचते हैं कि अरे भाई इस महीना नहीं पढ़े तो क्या हुआ, अगला महीने से पढ़ लेंगे, दूसरे महीना से पढ़ लेंगे, 6 महीने जब बच जाएगा तो पढ़ लेंगे, मेरा पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी। ऐसे बच्चों का ही थिंकिंग नहीं है। हम संदेश के माध्यम से यह कहना चाहते हैं हर गार्जियन को, हर बच्चे को और हर आस पड़ोस मोहल्ले टोले मोहल्ले के लोगों को कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर हमारी बात आपके तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, इस बात को समझिए। बच्चे की पढ़ाई प्रतिदिन होता है, न कि एक ही दिन होता है। ये खीर वाला आइटम हो जाएगा, एक ही दिन पढ़ाइएगा बच्चा पगला के मर जाएगा, आपको बच्चा से हाथ धोना पड़ेगा, पगला जाएगा। बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाइए, जो भी उसकी पढ़ाई होती है प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मिलनी चाहिए। दवा एक ही दिन नहीं होती, दवा जो है ना हेमोपैथ की तरह काम करती है। दवा जिस तरह हेमोपैथ है जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है और 6 महीने साल भर खाने के बाद तो कोई बीमारी जड़ से हटती है, उसी प्रकार पढ़ाई है जो पढ़ाई प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी लेनी होगी और तब जाके वह पढ़ाई पूर्ण रूप से होगी और बच्चा समझेगा, जागृत होगा, आगे विकास करेगा, डेवलप करेगा। तो हम इस संदेश के माध्यम से हर गार्जियन से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, गुहार लगाते हैं कि बच्चे को आप प्रतिदिन भेजें, प्रतिदिन पढ़ाएं। ठीक है, ठीक है। तो अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना सिखाते हैं। देखते हैं, पहला देख रहे हैं कि 512 है, पहला 512 है। तो 512 को हमको 2 से इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 बच गया इधर 1 पर 1 11, 2 5 10, 1 पर 2 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। मानिए इस प्रकार से आपका 512 का गुणनखंड निकल गया। 512 बराबर लिखिए 2 गुने 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 2।
1 2 3 4 5 6 7 8 2 एक और 2 बढ़ा देते हैं, तो ये 512 का गुणनखंड किए हमने, तो इसका गुणनखंड इतना आया। तो इस पर पावर 3 देंगे, क्योंकि घनमूल बनाने का यही तरीका है कि रूट चढ़ाएंगे हैं, रूट का जो पावर होगा वह 3 होगा, माने इसका पावर 3 होगा। 3 का मतलब है कि 3 पर यह एक घनमूल तैयार होता है, 3 पर। इसको घात के रूप में तोड़ते हैं तो 3 2 को मान 222 को हम पावर 3 चढ़ाते हैं। 222 पर एक 2 ले करके इस पर 3 पावर चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 की संख्या 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 की संख्या 3 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 की संख्या 3 है। तो घनमूल का मतलब होता है 3 पावर, 3 पर 1 निकल कर आ जाता है, 3 पर 1 निकल के आ जाएगा 1 2, फिर यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 2, तो इसका आंसर हो गया 2 दूना 4 दूना 8। इसका घनमूल हुआ 512 का 8। अब इसमें से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7वां नंबर 15625 को 5 से लगाइए, 5 से 5 3 15 5 1 5 5 10 5 25, फिर 5 से 5 4 30 5 10 5 25, फिर 5 से 5 के 5 5 10 5 25, फिर 5 से 25 बचे, फिर 5 से 5 बचे, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? घात 3 दे करके इसको तोड़ दीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कै गो 5 हुआ? 3 गो पर, फिर यहाँ 3 गो पर, एगो 5 निकाल, 3 गो पर एगो निकाल देना पड़ता है। 5 गुने 5 गुने 5 माने 555 अगर हो उसमें से 1 निकल के आ जाता है। 5 के पावर 3 हो तो 5 निकल जाएगा, 5 के पावर 3 तो 5 निकल गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 5 को गुना किए तो 5 5 25 हो गया आंसर आपका, ये 25 आंसर हो गया। इस तरीके से यह आपका घनमूल सब बन जाएगा। ये 2 बता दिए हैं, बाद बाकी जो बच गया है आप लोग बना करके कल लाइएगा, होमवर्क के रूप में चेक करेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला देखना है जैसे कि वर्ग नवम के लिए, वो वर्ग 8 के लिए था, वर्ग नवम के लिए था, वर्ग नवम के लिए है। यहाँ पर 1 नंबर सवाल है, बेलन जो है खोखलाकार बेलन है, बेलन जो है यह खोखलाकार है, बेलन जो है आपका खोखलाकार है। खोखलाकार में बेलन को हमको इस तरीके से आकार देना पड़ेगा। बेलन खोखलाकार है मतलब कि अंदर से खोखला है, जिसमें बाहरी त्रिज्या जो है, बाहरी त्रिज्या इसको कहते हैं आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर और छोटी आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे छोटी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, बड़ी आर बराबर 5 सेंटीमीटर और एच बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच ऐसे होता है फॉर्मूला बेलन का आयतन का, लेकिन यहाँ पे आर जो है ना त्रिज्या, हमें बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या 2 हो गई। खोखला जब होगा तो बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या बनेगी, तो हो गया। तो अब हमको इस पर बैठाना है, पाई के मान 22/7 ब्रैकेट बंद, और बड़ी त्रिज्या जो है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर गुने एच, गुने एच, एच हो गया आपका कितना 21। क्या लिखेंगे 22/7 गुने 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 9, फिर यहाँ लिखेंगे 22/7 गुने 25 में से 9 गया तो बच गया 16 और गुने 21। अब 7 से 21 काट दीजिए, क्या बार में कट गया, तो 22 गुने 16 गुने 3 तो गुना कर देते हैं, 16 दूना 32 और 16 32 33 34 35 गुने 3 बराबर 3 दूना 6 5 3 15 के 5 हाथ से ले 3 3 9 1 10 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया 1056 सेमी क्यूब। ये आपका हो गया खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन में आप समझ लीजिए कि छोटी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हो गया 21 सेंटीमीटर। छोटे त्रिज्या और
बड़ी त्रिज्या आया कहाँ से? जो देखिए बेलन जो है वो खोखला है, तो खोखला है तो अंदर से खोखला है, लेकिन बाहर से वह मोटाई में है। तो मोटाई में है तो केंद्र से बाहर की माप जो होती है बड़ी त्रिज्या हो गई, और केंद्र से भीतरी की जो माप होती है वह छोटी त्रिज्या हो गई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ केंद्र है, तो इस केंद्र से यहाँ तक आएंगे, इस लेवल तक छोटी त्रिज्या, और इस केंद्र से इस लेवल पर आएंगे यहाँ तक तो बड़ी त्रिज्या। इस आधार पर हमने बड़ी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या और ऊंचाई के अनुसार बेलन का आयतन निकाला। बेलन का आयतन पाई आर, पाई बेलन का आयतन माने खोखले बेलन, खोखले छूट गया था यहाँ पे, खोखले लिख देते हैं, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू बड़े स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। दिखाई दे रहा होगा। खोखले बेलन छूट गया था, आप लोग लिख लीजिए, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू बड़े स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया आपका 1056 सेमी क्यूब। ठीक है। और एक बात और, जानकारी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैथ का जानकारी होना, मैथ में अव्वल होना, मैथ का पूरा किताब बना लेना, वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात है उसकी समझ, उसको पकड़, उसकी पकड़ कहाँ तक है, उसका समझ कहाँ तक है। हम समझे किसी और शिक्षक से, पढ़ा रहे हैं किसी और मेथड से, तो जानकारी मैथ का ले लेने से वह ज़्यादा जानकार नहीं होता है। जिस प्रकार मान लीजिए कि अगर आपके पास सोने का पहाड़ दे दिया जाए, सोने का पहाड़ आपको दे दिया जाए, तो क्या आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी? नहीं। सोने का पहाड़ मिल जाने से उसकी सुंदरता नहीं बढ़ेगी। सुंदरता तब बढ़ेगी जब उस सोने के पहाड़ से सोना काट के, पीट कर, छेद कर, तपा कर, गला कर, चौड़ा करके जब उसको आभूषण बनाएंगे, जब आभूषण में जब हम सुंदरता ला देंगे, तब उसको पहनने पर उसकी सुंदरता लगेगी, सुंदरता बढ़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार मैथ है। मैथमेटिक्स जान लेने से नहीं होता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।